आज हम जंतुओं के विचरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जंतु गतिशीलता एवं वृद्धि जैसी विशेषताओं के कारण विस्तृत क्षेत्रों में विस्तृत हो सकते हैं। अपने उत्पत्ति तथा मूल स्थान से जंतुओं के अन्य क्षेत्रों में गमन तथा प्रसरण को जंतु विसरण कहते हैं। विसरण की ये प्रक्रिया पृथ्वी तल पर जंतुओं के वितरण को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। साथ ही जब जंतु विस्तृत होते हैं तो उन्हें कई समस्याओं व अवरोधों का सामना करना होता है, जैसे स्थलीय जंतुओं को चट्टानों व पर्वतों, नदियों, विशाल समुद्रों एवं विभिन्न प्रकार की जलवायु जैसी बाधाओं को पार करना होता है। समुद्री जंतुओं को भी उन्हें जल की लवणता में भिन्नता, जल के तापमान में भिन्नता, समुद्र में ज्वार भाटों, समुद्री धाराओं व लहरों जैसे अवरोधों का सामना करना पड़ता है। जंतु विचरण को प्रभावित करने वाले कारक। जंतुओं के विचरण को अनेक कारक दो प्रकार से प्रभावित करते हैं। पहला है, ये कारक या तो जंतुओं के विचरण को प्रोत्साहित करते हैं और दूसरा या फिर उनके विचरण में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये कारक जंतुओं की स्वयं की शारीरिक विशेषताओं व पर्यावरण दोनों से ही संबंधित हैं। इन कारकों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है भौतिक कारक और दूसरा है जैविक कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत पृथ्वी पर स्थल तथा स्थल का वितरण, स्थलाकृति, उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान और दूरी, जलवायु आदि को शामिल करते हैं। स्थल तथा जल क्रमशः जलीय एवं स्थलीय प्राणियों के विचरण में बाधक होते हैं। जैसा कि अपन सभी को पता है कि अधिकांश स्थलीय प्राणियों में जल में तैरने का गुण नहीं होता है, अतः ये जल की सीमा को पार करके अन्यत्र नहीं जा सकते हैं। जिन स्थलीय प्राणियों में तैरने के गुण होते हैं तो वो विस्तृत जल क्षेत्र जैसे बड़ी झील, आंतरिक सागर तथा महासागर को पार नहीं कर पाते हैं या उनमें पार करने की सामर्थ्य नहीं होती है। इस तरह जलीय अवरोध न तैरने वाले स्थलीय प्राणियों के विचरण को पूर्णतया अवरुद्ध कर देते हैं। तैरने वाले स्थलीय प्राणियों की गति को कम कर देते हैं, परंतु जलीय भाग सागरीय जीवों के विचरण को प्रोत्साहित करते हैं। कंगारू का एग्जाम्पल के रूप में हम बता सकते हैं कि कंगारू का आज भी केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाना जलीय अवरोध के कारण ही है। इसी तरह से पर्वत, पठार, मैदान, गहरी घाटियाँ, दलदल, रेगिस्तान आदि कारक जंतुओं के विचरण में अवरोध उत्पन्न करते हैं। जैसे हिमालय पर्वत के उत्तरी व दक्षिणी तथा रॉकीज और एंडीज पर्वत के पूर्वी एवं पश्चिमी भागों के प्राणियों में अंतर पाया जाता है। अब जलवायु जो है वो भी जंतुओं के विचरण को प्रभावित करती है। सामान्यतः ये कारक विचरण को प्रोत्साहित करता है। जैसे कि साइबेरिया की ठंडी जलवायु के पक्षी भारत में शीतकाल में ठंडी जलवायु के कारण ही 3-4 माह के लिए समय व्यतीत करते हैं, लेकिन इसके विपरीत प्रतिकूल जलवायु जंतुओं के विचरण में बाधा उत्पन्न करती है। जैसे गर्म जलवायु वाले जंतु ठंडी जलवायु के प्रदेशों में नहीं पाए जाते हैं। इसी तरह से जंतुओं के विचरण में
दूरी जो होती है वो भी एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि समान धरातलीय दशा तथा जलवायु का विस्तृत क्षेत्र में वितरण है तो विसरण लंबी दूरी तक होता है, लेकिन यदि धरातलीय दशाओं में तथा जलवायु में विभिन्नता होती है तो विसरण सीमित दूरी तक ही हो पाता है। इससे स्पष्ट है कि दूरी कारक का स्वतंत्र प्रभाव नहीं होता, वरन इसका प्रभाव स्थलाकृति तथा जलवायु के साथ ही होता है। अब आता है आपका दूसरा कारक, जैविक कारक। जैविक कारक के अंतर्गत अपन देखते हैं कि दो तरह से विसरण होगा। पहला है सक्रिय विसरण और दूसरा है निष्क्रिय विसरण। अब जंतुओं के स्वयं के गुण और मानवीय हस्तक्षेप आदि जैविक कारकों के अंतर्गत आते हैं। जंतुओं में पाए जाने वाले कुछ जन्मजात गुण जैसे दौड़ना, उड़ना, तैरना, रेंगना, चढ़ना, बिल बनाना आदि उसके विसरण में सहायक होते हैं। जब जंतु इन गुणों से स्वयं गतिशील होते हैं तो उसे सक्रिय विसरण कहते हैं, और जब जंतुओं का विसरण किसी वाहक की सहायता से होता है तो उसे निष्क्रिय विसरण कहते हैं। और ये जो वाहक हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है जलवाहक, दूसरा है वायुवाहक, तीसरा है जीवी वाहक और फिर आता है आपका मानव वाहक। जलवाहक मतलब जल तरंग, लहर तथा धाराओं द्वारा बिना तैरने वाले तथा तैरने वाले जंतुओं का परिवहन दूसरे स्थानों तक हो जाता है। अब आता है वायुवाहक। वायुवाहक में वायु राशियों तथा वायु तरंगों द्वारा लघु तथा सूक्ष्म जंतुओं का परिवहन होता है। जीवीय वाहक में एक जंतु द्वारा दूसरे जंतु का परिवहन होता है, जैसे गतिशील जीवों द्वारा पैरासाइट्स जीवों का परिवहन। इसी तरह जीवों का बाह्य रूप से प्राणियों के शरीर पर चिपककर या आंतरिक रूप से जंतुओं के शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर जैसे वायरस का परिवहन होता है। इसी तरह से पक्षियों द्वारा दूसरे जीवों के अंडे को दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया जाता है। पक्षियों के द्वारा ही कृमि, कीट आदि का अनजाने में ही परिवहन हो जाता है। जल में चलने वाले पक्षियों द्वारा जलीय जीवों का परिवहन हो जाता है। अब आता है मानव वाहक। इसमें मानव द्वारा प्राणियों का परिवहन जानबूझकर तथा अनायास ही हो जाता है। ये 2 रूपों में होता है, पहला जानबूझकर और दूसरा अनायास ही। इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं, यूरोप से न्यूजीलैंड तथा अमेरिका में पक्षियों का मानव द्वारा लाया जाना जानबूझकर किए गए वाहक कार्य का उदाहरण है, जबकि वर्तमान में भूरे रंग के चूहे का विश्वव्यापी वितरण अनायास परिवहन का परिणाम है। जहाँ पर प्राणियों की वृद्धि के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं, वहाँ पर विसरण तीव्र गति से संपन्न होता है, जैसे कि यूरोप से ऑस्ट्रेलिया में लाए खरगोश का विसरण सर्वाधिक तेज स्वाभाविक विसरण का उदाहरण है। एशिया से यूरोप में कंठेदार कबूतर का विसरण इसका उदाहरण है, किसका? सर्वाधिक तेज स्वाभाविक या प्राकृतिक विसरण का। अब आता है विसरण के प्रकार।